नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ताइवान पर हमले की फिराक में है चीन। क्वाड का खुला ऐलान, नहीं करने देंगे यूक्रेन जैसा हाल। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भारत की ताकत, पाकिस्तान और नाइजीरिया के छात्रों ने भी थामा तिरंगा और पहुंचे बॉर्डर। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूक्रेन युद्ध के बीच इंडियन एयर फोर्स का ब्लूप्रिंट तैयार, चीन के साथ पाकिस्तान कुछ घंटों में होगा तबाह। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि क्या FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाएगा पाकिस्तान, पेरिस में होगा बड़ा ऐलान। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि PM मोदी के रोड शो के लिए बनारस सज धज कर है तैयार, हर मार्ग पर होगा भव्य स्वागत। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और PM मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। ताइवान पर हमले की फिराक में है चीन, क्वाड का खुला ऐलान, नहीं करने देंगे यूक्रेन जैसा हाल। जी हां दोस्तों, क्वाड देशों अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने गुरुवार को कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को यूक्रेन नहीं बनने दिया जाएगा, और यह ऐलान ऐसे वक्त किया गया है जब यूक्रेन की तर्ज पर ताइवान पर चीन के हमले की आशंका जताई जाने लगी है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने कहा कि वर्चुअल बैठक में क्वाड के नेता इस बात पर सहमत हुए हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में यूक्रेन की स्थिति का कोई फायदा नहीं उठा सके। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत की ताकत, पाकिस्तान और नाइजीरिया के छात्रों ने भी थामा तिरंगा और पहुंचे बॉर्डर। जी हां दोस्तों, यूक्रेन संकट के बीच फंसे फर्रुखाबाद, उन्नाव और फतेहपुर के 6 छात्र छात्राओं की आखिरकार सकुशल वतन वापसी हुई है। बच्चों को सामने देखकर माता पिता की आंखें भर आई हैं। सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद सभी ने दिया और कहा कि यह भारत सरकार की शक्ति का परिणाम है कि जो बच्चे सुरक्षित घर लौटे हैं। उन्नाव के लोकनगर क्रॉसिंग के निकट सत्ता देवी मंदिर के पास रहने वाला मेडिकल छात्र यूक्रेन में घर पहुंचा तो बताया कि भारत की ताकत का एहसास इसी से लगाया जा सकता है कि भारत का झंडा लेकर बॉर्डर के लिए आने वाले छात्रों के साथ यूक्रेन और रूस किसी की सेना कहीं रोक टोक नहीं कर रही थी, और भारतीय ध्वज का दबदबा देख पाकिस्तान और नाइजीरिया के छात्र भी भारतीय ध्वज लेकर बॉर्डर तक पहुंचे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन युद्ध के बीच इंडियन एयर फोर्स का ब्लूप्रिंट, चीन के साथ पाकिस्तान कुछ घंटों में हो जाएगा तबाह। जी हां दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने एक ऐसा ब्लूप्रिंट बनाया है जिसके जरिए चीन के साथ पाकिस्तान के ऐसे तमाम टारगेट को युद्ध की स्थिति में पहले कुछ घंटों में ही प्रोसीजर गाइडेड बम के जरिए तबाह कर दिया जाएगा, जिसके बाद भारत की सुरक्षा को भेदना असंभव हो जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाएगा पाकिस्तान, पेरिस में बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, फ्रांस की राजधानी पेरिस में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक का आखिरी दिन है, और इसके बाद FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल पाकिस्तान को लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। FATF पूरी दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग, सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार और टेरर फाइनेंसिंग पर निगाह रखती है। संभावना जताई जा रही है कि इस बैठक में पाकिस्तान को जून 2022 तक के लिए ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा जाएगा। FATF का मानना है कि पाकिस्तान ने अतिरिक्त मानदंडों के तहत दिए गए कुछ लक्ष्यों को अभी तक पूरा नहीं किया है, और पाकिस्तान जून 2018 से टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी शर्तों को पूरा न करने के कारण FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। PM मोदी के रोड शो के लिए बनारस सज धज कर है तैयार, हर मार्ग पर होगा भव्य स्वागत। जी हां दोस्तों, भाजपा प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में सरदार पटेल की प्रतिमा पर शीश नवाकर रोड शो करते हुए काशी विश्वनाथ के दर गदौलिया तक जाएंगे। PM मोदी के रोड शो के लिए बनारस सज धज कर तैयार है, और PM मोदी जिन सड़कों से गुजरेंगे वहां भव्य सजावट की गई है। भाजपा का झंडा, बैनर, बैलून और पटाखे आदि लगा दिए गए हैं, और इसी के साथ प्रधानमंत्री के रोड शो वाले मार्ग पर तरह तरह की झांकियां की झलक भी देखने को मिलेगी। बनारस की जनता अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत करने के लिए तैयार हैं। PM 7वें और अंतिम चरण के प्रचार थमने से पहले तक काशी में रहेंगे।
पीएम मोदी दोपहर 2 बजे से मलदहिया स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रोड शो की शुरुआत करेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम योगी बोले कि 10 मार्च को यूपी चुनाव परिणाम में पूरे प्रदेश में दिखाई देगी बीजेपी, कई लोग भागने की बुकिंग करने लगे हैं। जी हां दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने चंदौली विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि 7 मार्च को सभी को मतदान करना है। 6 चरणों के चुनाव रुझान बताते हैं कि भाजपा का स्कोर 350 क्रॉस कर चुका है। 10 मार्च को जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो परिणाम के बाद पूरे प्रदेश में भाजपा ही भाजपा दिखाई देगी और इस भय से सपा बसपा के नेताओं ने अभी से अपनी बुकिंग शुरू कर दी है। सीएम योगी ने कहा कि भाजपा की सरकार आने की आहट मात्र से जो पेशेवर अपराधी बिलों के बाहर आ गए थे वो अभी से भागने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। भाजपा ने भय मुक्त और दंगा मुक्त प्रदेश देने को कहा था, जो पूरा हुआ। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज का वादा भी पूरा हुआ। किसी गरीब के साथ कोई भी भेदभाव नहीं हुआ और पहले प्रदेश की जनता को बिजली नहीं मिलती थी, आज भरपूर बिजली मिल रही है। बिजली का अब कोई जाति और मजहब नहीं है। सपा बसपा में चेहरा और धर्म देखकर बिजली दी जाती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 7 मार्च को आएंगे जम्मू, चुनावी तैयारियों को देंगे दिशा। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद किसी भी वक्त विधानसभा चुनाव घोषित हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इसको लेकर अभी से लोगों में अपनी पैठ बनाना शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी भी इनमें से एक है। ऐसे में पार्टी की चुनावी तैयारियों को तेज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 7 मार्च को जम्मू आ रहे हैं। जेपी नड्डा कोर ग्रुप सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे और पार्टी की गतिविधियों के बारे में जानकारी लेंगे। आपको बता दें कि 21 जनवरी 2020 को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालने के बाद नड्डा की ये पहली जम्मू कश्मीर यात्रा होगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत में एक दिन में सामने आए कोरोना के 6,396 नए मामले, 201 और लोगों की वायरस की चपेट में आने से हुई मौत। जी हां दोस्तों, भारत में एक दिन में कोविड-19 के 6,396 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,29,51,556 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटाकर 69,897 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की ओर से शुक्रवार को सुबह 8 बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में 201 और लोगों की संक्रमण से मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 5,14,589 हो गई। देश में लगातार 26 दिन से संक्रमण के दैनिक मामले की संख्या 1 लाख से कम बनी हुई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन की संप्रभुता पर चुप्पी साधे है चीन और भारत की सीमाओं पर बनी हुई है ड्रैगन की नज़र। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का 9वां दिन है और अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिम देश के साथ पूरा विश्व यूक्रेन की संप्रभुता के साथ खड़ा है, जबकि भारत, चीन और पाकिस्तान तटस्थ बने हुए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत चुप है तो ये बात दुनिया के लिए मायने नहीं रखती, मगर चीन चुप्पी साधे हुए है तो इसका विशेष महत्व है, क्योंकि चीन बरसों से भारत की सीमा पर संप्रभुता पर नज़र गड़ाकर बैठा हुआ है। जी हां दोस्तों, बीबीसी हिंदी के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी को लेकर मशहूर पत्रकार करण थापर को अभी हाल में दिए गए एक साक्षात्कार में भारत के पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन ने कहा है कि भारत की कूटनीति के लिए ये सबसे मुश्किल दौर है। भारत के लिए चुनौती है कि कैसे पश्चिम को नाराज किए बिना रूस को भी साथ रखें। भारत के लिए एक मुश्किल ये भी है कि चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा की यथास्थिति अप्रैल 2020 से पहले की नहीं रहने दी है और भारत इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताता है। जबकि रूस ने यूक्रेन की संप्रभुता का उल्लंघन किया तो भारत ने निंदा से परहेज किया। चीन के बारे में कहा जा रहा है कि रूस के साथ उसका खुलकर आना उसके हितों में है, लेकिन भारत के लिए सब कुछ इतना स्पष्ट नहीं है। पाकिस्तान का रूस के विरोध में वोट नहीं करने के बारे में कहा जा रहा है कि वो कोई नया ठिकाना खोज रहा है, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान जिस अमेरिकी खेमे में वो था वहां उसके हित नहीं सध रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पश्चिमी देशों पर भड़का रूस, दी चेतावनी, परमाणु हथियारों से ही होगा तीसरा
विश्व युद्ध। व्लादिमीर पुतिन द्वारा रूस के परमाणु निवारक बलों को विशेष अलर्ट पर रखने के 4 दिन बाद और मॉस्को द्वारा यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू करने के 1 हफ्ते बाद रूसी विदेश मंत्री सर्गेई विक्टोरोविच लाव्रोव ने गुरुवार को मीडिया से कहा कि ये स्पष्ट है कि तृतीय विश्व युद्ध परमाणु हथियारों से होगा। इसी के साथ लाव्रोव ने कहा कि मैं ये बताना चाहूँगा कि पश्चिमी देशों के नेताओं के दिमाग में परमाणु युद्ध का विचार लगातार घूम रहा है, ना कि रूसियों के दिमाग में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम किसी भी तरह के उकसावे की अनुमति नहीं देंगे जिससे हमारा संतुलन बिगड़ जाए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रूसी विदेश मंत्री बोले कि यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर हमले रहेंगे जारी, हम बातचीत के लिए भी हैं तैयार। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव ने अपने पुराने बयान से यू टर्न लेते हुए पश्चिमी देशों पर परमाणु युद्ध की बात कहने का आरोप लगाया है। लाव्रोव ने कहा कि रूस के दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं चल रही है। लाव्रोव ने कहा कि हम यूक्रेन में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते रहेंगे। साथ ही कहा कि हम यूक्रेन से बातचीत को भी तैयार हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को हम अपनी बसों से निकालेंगे, रूस ने दिया बड़ा भरोसा। रूस ने भारत को भरोसा दिया है कि वो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बसों के जरिए निकालेगा। रूस के टॉप मिलिट्री जनरल ने शुक्रवार को कहा कि युद्धग्रस्त यूक्रेन के खारकोव और कुछ अन्य शहर में फंसे भारतीयों और अन्य विदेशियों को निकालने के लिए 130 बसें तैयार हैं। रूसी नेशनल डिफेंस कंट्रोल सेंटर के प्रमुख कर्नल जनरल मिखाइल का ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बुधवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करने के बाद आया है, जिसमें पीएम मोदी ने पुतिन से यूक्रेन में संघर्ष क्षेत्रों में भारतीयों की सुरक्षित निकासी पर चर्चा की थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन से लौटे छात्रों से बनारस में मिले पीएम मोदी का भविष्य का ख्याल रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को यूक्रेन से लौटे छात्रों से बनारस में मुलाकात की। बेहद कठिन हालातों में रहने के बाद सरकार की कोशिशों से वतन वापस लौटे छात्रों ने पीएम मोदी से अपने अनुभव साझा किए और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि छात्रों के भविष्य का सरकार ख्याल रखेगी और फिलहाल प्राथमिकता वहां फंसे सभी छात्रों को निकालकर भारत लाना है। पीएम मोदी से मिलने वालों में बनारस के अलावा यूपी के अन्य जिलों के भी छात्र मौजूद थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आजमगढ़ में अमित शाह गरजे, कहा कांग्रेस सरकार में होती थी आलिया, मालिया और जमालिया की घुसपैठ। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को आजमगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित कर विपक्ष पर हमला बोला। कहा कि जब तक देश में कांग्रेस और अन्य दलों की सरकार रही तब तक पाकिस्तान से आलिया, मालिया और जमालिया घुसपैठ करते थे, लेकिन अब मोदी सरकार में भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। लालगंज विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में उन्होंने कहा कि यूपी में भाजपा पुनः सत्ता में आई तो इंटर पास कर उच्च शिक्षा में जाने वाली छात्राओं को स्कूटी का तोहफा दिया जाएगा। अब तक मोदी सरकार ने प्रदेश के किसानों को सम्मान निधि के रूप में 37,000 करोड़ रुपए दिया है। फिर से यूपी की सत्ता में आने पर किसानों का बिजली बिल पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि हर गरीब को पक्का मकान दिया जाएगा। पीएम मोदी ने आयुष्मान योजना के माध्यम से गरीबों को 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी है। 5 एक्सप्रेसवे बनवाए गए तो वहीं 40 मेडिकल कॉलेज, 52 इंजीनियरिंग कॉलेज और 56 नर्सिंग कॉलेज खोले गए हैं। हवाई पट्टी को एयरपोर्ट में तब्दील कर दिया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चंदौली में पीएम मोदी बोले, हम सिर्फ कोरी बात नहीं करते बल्कि करके दिखाते हैं ठोस काम। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरण में है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जौनपुर के बाद गुरुवार को पीएम मोदी ने चंदौली में भाजपा के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी का अखिलेश पर हमला, बोले जात पात में बांटने की थी कोशिश, यूपी ने समझ ली इनकी चालाकी। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण के तहत 10 जिलों की 57 सीटों के लिए मतदान हो चुका है। राजनीतिक दलों और नेताओं ने 7वें चरण के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इसी बीच गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जौनपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि घोर परिवारवादियों ने पूर्वांचल के लोगों को अपने हाल पर जीने के लिए छोड़ दिया था। घोर परिवारवादियों ने पूरी कोशिश की थी कि उत्तर प्रदेश जात पात में बढ़ जाए, लेकिन यूपी के लोग ने घोर परिवारवादियों की चालाकी को समझ लिया। पूरी यूपी एकजुट एक मत खड़ा हो गया है।
पीएम ने सवाल उठाया कि कोरोना के मुश्किल समय में घोर परिवारवादी लोग कहां थे। ये लोग इस साजिश में जुटे थे कि भारत के टीके को बदनाम कैसे किया जाए। ये लोग इस संकट को और गंभीर बनाने के लिए काम कर रहे थे। पीएम ने केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई लोक कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने लोगों से मतदान जरूर करने का आह्वान किया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कई देशों में तेजी से बढ़ रहा संक्रमण। भारत के 50% सक्रिय केस केरल, महाराष्ट्र और मिजोरम में। स्वास्थ्य मंत्रालय का ये बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि अब भी कई देशों में बड़ी संख्या में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। कुछ देशों में संक्रमण की गति में वृद्धि भी हो रही है। दुनिया में रोजाना करीब 15 लाख मामले सामने आ रहे हैं। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि दुनिया के कई देशों में कोविड के मामले में तेजी से उछाल आया है। हालांकि राहत की बात यह है कि देश में कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी से कमी भी आई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन से जंग के बीच रूस ने अपने रॉकेट से हटाए कई देशों के झंडे, भारत के तिरंगे को नहीं छेड़ा। जहां दोस्तों, यूक्रेन के साथ युद्ध छेड़ने के बाद से रूस का बहिष्कार देखने को मिल रहा है और इस बीच रूस ने भी उन देशों पर पाबंदियां लगाई हैं जो इसके खिलाफ है। और इस बीच रूस से एक वीडियो सामने आया है जिसमें दिखाया गया कि रूस अपने रॉकेट से कुछ देशों के झंडों की तस्वीर को हटा रहा है, वहीं भारत का झंडा उस पर रहने देता है। ये वीडियो रूसी स्पेस एजेंसी रोसकॉसमॉस के हेड डिमिट्री रोजोजिन ने ट्वीट किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फिर बदलेगा मौसम का मिजाज और कई हिस्सों में होगी बारिश। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों दिल्ली एनसीआर के हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है। पहाड़ों के कुछ हिस्सों में बर्फबारी दर्ज की गई है जिससे लोगों को सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में बारिश भी दर्ज की गई है। भारतीय मौसम विभाग ने कई इलाकों में बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। आईएमडी के मुताबिक अगले एक दिन में दबाव और तेज होने की संभावना है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि अगले 48 घंटे में श्रीलंका के पूर्वी तट के साथ और उत्तरी तमिलनाडु तट की ओर पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है और अगले 2-3 दिनों में कई क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका ने फिर की भारत की तारीफ। सीनेटर ने दोस्ती के लिए जताया मोदी का आभार। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है और संयुक्त राष्ट्र में गैर हाजिर होकर भारत एक तरह से लगातार अपने सबसे पुराने दोस्त को अपना समर्थन दे रहा है। जाहिर है कि ये बात अमेरिका को खल रही होगी। जो बाइडेन से लेकर कई अधिकारी और सीनेटर भारत के साथ अपनी नई दोस्ती को मजबूत करने की कवायद कर रहे हैं। अमेरिका के एक शीर्ष सीनेटर ने बुधवार को यहाँ कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ती दोस्ती के लिए अमेरिका भारत के लोगों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभारी है। नियर ईस्ट, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और आतंकवाद विरोधी सीनेट फॉरेन रिलेशंस उप समिति के अध्यक्ष सीनेटर क्रिस मर्फी ने कहा कि अमेरिका भारत संबंध यकीनन काफ़ी मजबूत नहीं रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका हमारी बढ़ती दोस्ती के लिए भारत के लोगों और प्रधानमंत्री मोदी का आभारी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी बताएंगे टारगेट, राफेल की मिसाइल साधेगी निशाना। भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के बीच भारतीय वायुसेना अपने सबसे बड़े शक्ति प्रदर्शन के लिए पूरी तरह से तैयार है और इस फायर पावर का गवाह बनेंगे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जहां दोस्तों 2 साल में एक बार होने वाले इस वायु शक्ति एक्सरसाइज में भारतीय सेना के सभी फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और टोही विमान हिस्सा ले रहे हैं। वायु शक्ति युद्धाभ्यास की सबसे खास बात यह है कि लाइव फायरिंग ऑपरेशन के दौरान प्रधानमंत्री लड़ाकू विमानों को टारगेट बताएंगे और पायलट उन निशानों को साधेंगे। पाकिस्तान की सीमा के बेहद करीब पोखरण रेंज में पहली बार भारतीय वायुसेना का सबसे एडवांस फाइटर राफेल सुपरसोनिक स्पीड में उड़ान भरते दिखाई देगा और एयर टू एयर मिसाइल फायर करेगा। एयरफोर्स के मुताबिक वायु शक्ति एक्सरसाइज देश के एयर पावर की ताकत का ही प्रदर्शन नहीं बल्कि रियल टाइम वॉर ऑपरेशनल ट्रेनिंग भी है। बुधवार 2 मार्च को वायुसेना के सह प्रमुख एयर मार्शल संदीप सिंह ने वायुसेना की कर्टन रेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस को राजधानी दिल्ली में संबोधित किया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रूस ने तेज की कीव में बमबारी, कई शहरों पर कब्जे का दावा। 10 अहम बातें आपको बताएंगे दोस्तों। दरअसल दोस्तों, रूस यूक्रेन के शहर को अपने नियंत्रण में लेने में लगा हुआ है और यूक्रेन की राजधानी कीव के पास बमबारी तेज कर दी है। रूस के आक्रामक हमले को देखते हुए यूक्रेन के लोग भी अपना देश छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं।
वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीयों को भी तेजी के साथ निकाला जा रहा है और वापस स्वदेश लाया जा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मेक इन इंडिया समय की है मांग, आयात पर निर्भरता कम करें, घरेलू विनिर्माण बढ़ाएं, उद्योग जगत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की अपील। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि मेक इन इंडिया समय की जरूरत है और उन्होंने उद्योग जगत से आयात पर निर्भरता कम करने के लिए अपील की है। पीएम मोदी ने उद्योग जगत से भारत में निर्मित होने वाले सामानों के आयात में कटौती करने के प्रयास करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड पर DPIIT के वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को एक विनिर्माण शक्ति के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए बजट में घोषणाएं उद्योग और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है।